दोस्तों, अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदित्य प्रताप अपनी मां के पैर छूते हुए बोले, कितने दिन रुकेंगे आप यहाँ? रानी मां तेजस्वी राज ने पूछा। बस कल का दिन बहनों के हाथ का टीका लगाकर दोपहर के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस समय हम बहुत व्यस्त हैं मातेश्री। 4 प्रोजेक्ट एक साथ फ्लोर पर है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से समय देना, उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। ध्यान से काम करिएगा और साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। जाइए अपने बेडरूम में जाकर आराम करिए। हम आपके लिए कॉफी और कुछ खाने के लिए भिजवाते हैं। आप कॉफी पीकर थोड़ा रेस्ट करें, फिर मिलते हैं डिनर पर। रानी मां तेजस्वी राज ने कहा और किचन की ओर चली गई ताकि शेफ को कॉफी और स्नैक्स का ऑर्डर दे सके। जैसे ही मालिनी को पता चला कुंवर आदित्य प्रताप अपने महल में आ चुके हैं तो उसने अपनी कार उठाई और कुछ ही घंटों बाद सीधा महल पहुंच गई। डिनर का समय हो रहा था। कुंवर आदित्य प्रताप अभी सोए हुए ही थे। जैसे ही मालिनी महल में पहुंची उसने बाहर ही नौकरों से पूछ लिया कि कुंवर आदित्य प्रताप कहां पर है। उन्होंने उसे बता दिया कि वह अपने बेडरूम में आराम कर रहे हैं। मालिनी सीधा उनके बेडरूम में चली गई और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। वो चुपचाप से अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। मालिनी चुपके चुपके दबे कदमों से कुंवर आदित्य प्रताप के बेड के पास पहुंची और धीरे से बेड के किनारे बैठ गई और कुंवर आदित्य प्रताप के चेहरे को करीब से देखने लगी और हल्के हल्के फूंक मारने लगी। चेहरे पर हल्की हल्की सरसराहट और खुशबू का एहसास होते ही कुंवर आदित्य प्रताप चेतना में आए और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। अपने सामने मालिनी का चेहरा अपने इतने करीब देखकर वे झट से करवट बदलकर उठकर बैठ गए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुंवर आदित्य प्रताप ने नाराजगी जताते हुए कहा। हम आपसे मिलने आए थे। काफी समय से आपसे मुलाकात नहीं हुई है ना, इसलिए जैसे ही हमें पता चला कि आप आ गए हैं हम भी यहाँ आपसे मिलने आ गए, मालिनी ने इतरा कर कहा। पर मन ही मन कह रही थी हम तुम्हें छोड़ने वाले कहाँ हैं कुंवर साहब इतनी आसानी से। अच्छा किया आप आ गई। आप नीचे हॉल में हमारा इंतजार कीजिए, हम नहा धोकर आते हैं, हमें समय लगेगा। कुंवर आदित्य प्रताप बेड से उठते हुए बोले। अरे बैठे रहिए ना, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम भी आपके साथ डिनर करने जाएंगे, बल्कि आज यही महल में रहेंगे। मालिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन हमें जल्दी है। हम देर तक सो गए, हमें कोई उठाने भी नहीं आया। हमें बहुत सारे काम करने हैं। अपने पिताश्री के साथ मिलकर बहुत सारे डिस्कशन भी करने हैं। कुंवर आदित्य प्रताप ने मालिनी का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए कहा और वे झट से बाथरूम के अंदर घुस गए। कुछ देर बाद कुंवर आदित्य प्रताप बाथरूम से टॉवल लपेटे हुए बाहर निकले तो देखा अभी भी मालिनी उनके बेडरूम में बैठी हुई है। मालिनी उनकी तरफ बढ़ने ही लगी थी, वह तेजी से अपने वार्डरोब वाले रूम की तरफ बढ़ गए और उसका दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा पहना और अचकन पहनकर वार्डरोब से बाहर निकले। यू लुक हैंडसम, मालिनी ने तारीफ करने वाले अंदाज में उनकी तरफ देखकर कहा। थैंक्स, कुंवर आदित्य प्रताप सामने मिरर की तरफ देखकर कहा जिसमें मालिनी का अक्स नजर आ रहा था। हम आपके सामने खड़े हैं, हमारी तरफ देखकर बोलिए, ना कि मिरर की तरफ, मालिनी ने कहा।
कुंवर आदित्य प्रताप मुस्कुराए मगर कुछ नहीं बोले। अच्छा, यह तो बताइए हम कैसे लग रहे हैं इस गाउन में? मालिनी ने अपना गाउन लहराते हुए कहा। आप बहुत खूबसूरत हैं, कुछ भी पहन लीजिए, आप पर अच्छा लगता है। कुंवर आदित्य प्रताप बोले। हम? अच्छा। कुंवर साहब, हम लंदन जा रहे हैं अगले महीने म्यूजिक कंसर्ट के लिए, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ रहेंगे। हमारी म्यूजिक एल्बम भी निकलने वाली है। मालिनी ने कहा। सॉरी प्रिंसेस मालिनी, हम इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। हमें तो अपने खाने पीने की भी खबर नहीं रहती है। हम अपने प्रोजेक्ट में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। कम से कम इस साल तो हम ना तो कहीं जा सकते हैं, ना ही कोई एंजॉयमेंट कर सकते हैं। आइए नीचे हॉल में चलते हैं। कहकर कुंवर आदित्य प्रताप आगे बढ़ गए। मालिनी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ी और उनकी बाहों में अपनी बाहें डालकर चलने लगी। कुंवर आदित्य प्रताप रुके और बड़े प्यार से उसका हाथ अपनी बाह से निकालकर उसे अपने से अलग कर दिया और बोले, लेडीज फर्स्ट, आइए आप आगे चलिए। मालिनी का चेहरा बुझ गया और वह बुझे मन से आगे आई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नीचे डाइनिंग हॉल में सभी अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। अभी खाना शुरू नहीं हुआ था क्योंकि महाराज हनु प्रताप सिंह वहां पर अभी नहीं पहुंचे थे। अरे मालिनी बेटा, तुम कब आई? रानी मां तेजस्वी राज ने मालिनी को देखकर कहा। अभी कुछ देर हुए हैं, मालिनी ने कहा और उनके पांव छू लिए। आओ बैठो। इतना कहकर उन्होंने अपने साथ वाली कुर्सी को खींचकर बाहर निकाल दिया। मालिनी का इरादा कुंवर आदित्य प्रताप के समीप बैठने का था, मगर कुंवर आदित्य प्रताप अपनी सीट पर ना बैठकर वह मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइंग हॉल की तरफ चले गए थे। कुछ ही देर में महाराज हनु प्रताप सिंह भी आ गए और अपनी सीट पर बैठ गए। उनके सीट पर बैठते ही सबने उन्हें विश किया और खाने से पूर्व सभी आंखें बंद किए हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने लगे। इसी बीच कुंवर आदित्य प्रताप वहां पर आए और अपने चचेरे भाइयों के बीच में जाकर बैठ गए और वह भी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ने और भोग लगाने के बाद सबने डिनर शुरू किया। मालिनी ने देख लिया था कि कुंवर आदित्य प्रताप उनसे काफी दूर बैठे अपने चचेरे भाइयों के साथ डिनर एंजॉय कर रहे थे। हमारे प्यारे भाइयों, आज की रात कोई जश्न का प्रोग्राम है क्या? आदित्य प्रताप ने धीरे से अपने साथ बैठे कुंवर रवि प्रताप से कहा। हम बताएं। कुंवर अंशुल प्रताप बीच में बोल पड़े। आप चुप रहिए, आपकी तो अभी शिकायत करनी है हमने। आदित्य प्रताप ने उन्हें घुड़की दिखाई। क्यों भाई, ऐसा क्या करके आए हैं आपकी शिकायतें होने को है? कुंवर रवि प्रताप ने पूछा। पूछिए मत, ये वहां क्या करते हैं, ये बातें तो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल यह बताइए कि आज रात क्या कर रहे हैं? कुंवर आदित्य प्रताप बोले। कुछ नहीं, बस सीमा पर जाकर आदिवासियों का गाना सुनेंगे और उनका नाच देखेंगे। कुंवर रवि प्रताप ने कहा। तो ठीक है, चुपके से हम भी आपके साथ चले चलेंगे। कुंवर आदित्य प्रताप बोले। क्यों चुपके से, क्यों? कुंवर रवि प्रताप ने पूछा। प्रिंसेस मालिनी हमारे पीछे पड़ गई है, अभी भी चुपके से हमारे बेडरूम में घुस गई थी, किसी को पता ही नहीं चला यहाँ नीचे। कुंवर आदित्य प्रताप ने कहा। तो फिर आप उनके साथ एंजॉय कीजिए ना, क्यों यहाँ से दूर बॉर्डर पर जाकर आदिवासियों के गाने सुनने जा रहे हैं? यहाँ तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। इतना कहकर कुंवर रवि प्रताप ने अपनी बाईं आंख दबा दी।
आपको नहीं पता उनके साथ रहने का मतलब क्या है। कुंवर आदित्य प्रताप धीरे से शब्दों को चबाकर बोले, ऐसा क्या मतलब है जो आप डर रहे हैं? वह हमारे पीछे पड़ी हैं। वे चाहती हैं कि हम उनके साथ शादी कर ले। आप जानते हैं वे शादी के लायक मटेरियल नहीं हैं। आदित्य प्रताप हंसते हुए धीरे से बोले। इतना सुनकर सभी भाई आपस में हंस पड़े। आप लोग खाना खा रहे हैं या फिर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप ने कड़ी नजर से इन सब की तरफ देखकर कहा, खाने का अनादर होता है, इस तरह से समझे आप सब। फिर दोबारा बोले। सभी सिर झुकाए चुपचाप अपना खाना खाने लगे। कुंवर नयन मुंबई पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए नारायणी आई हुई थी। और मॉम क्या चल रहा है? कुंवर नयन ने अपनी मॉम नारायणी के पैर छूकर कहा, सब ठीक है। कुंवरानी समीक्षा कल दोपहर ही नैनीताल गई है भाई दूज का टीका करने और अभी आने वाली है। अगली फ्लाइट उन्हीं की है। हमें यहाँ 1 घंटा और रुकना पड़ेगा। नारायणी ने कहा, कोई बात नहीं, बाहर लाउंज में रुक जाते हैं। इतना कहकर दोनों लाउंज की तरफ बढ़ गए। वे आज ही क्यों आ रही है, रुक जाती 2-4 दिन। कुंवर नयन ने कहा, बच्चों के स्कूल भी तो है। नारायणी ने जवाब दिया, पापा कहाँ है? अपने ऑफिस। कुंवर नमन और कुंवरानी अनाहिता भी आ गए हैं। दिवाली में सभी घर पर थे मगर सिर्फ आप नहीं थे और डैड परेशान हो रहे थे। हमने कह दिया कि आप अपने दोस्तों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। वे नाराज हो रहे थे और कह रहे थे कि आप त्योहार के समय घर से बाहर क्यों रहते हैं। लेकिन हमने सब संभाल लिया यह कहकर कि वे तो जाना नहीं चाह रहे थे, हमने ही भेजा है। नारायणी ने कहा, अब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? डैड को कहाँ गए, कहाँ घूमे, क्या बताएं? अरे कुछ भी कह दीजिएगा। कह दीजिएगा कि दिल्ली में आपके दोस्त की बहन की शादी की पार्टी थी, इतना ही काफी है। नारायणी ने कहा, ठीक है जी, कह देंगे। कुंवर नयन हंसे। आप हंस क्यों रहे हैं? एक मां अपने बेटे को पिता के सामने झूठ बोलना सिखा रही है तो हंसी नहीं आएगी क्या? कुंवर नयन हंसते हुए बोले, अच्छा बताइए उस लड़की के बारे में क्या रहा, कैसा रहा भाई दूज के टीका का प्रोग्राम? नारायणी ने उत्सुकता से अपने बेटे की तरफ देखा। हम सोच ही रहे थे कि आप कब पूछेंगी इस बारे में, आखिर पूछ ही लिया। जी आप तो हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। आपको तो पहले ही डैड का डर लग रहा था, हम क्या करते? पहले आपके डर का समाधान करना भी तो जरूरी था। अच्छा यह बातें छोड़िए, अब आप यह बताइए कि हमारी प्रिंसेस कैसी हैं? क्या कर रही हैं? आपने कैसे उनसे टीका लगवाया? उन्होंने आपको क्या कहा? आपको क्या महसूस हुआ? सब कुछ बताइए आप हमें। चिल मॉम चिल। आप तो रिपोर्टरों की तरह एक के बाद एक क्वेश्चन किए जा रही है। इतना कहकर कुंवर नयन फिर हंस पड़े। नारायणी ने घूरकर कुंवर नयन की तरफ देखा, फिर वे चुप हो गई। अच्छा आप नाराज ना हो, हम आपको सब बताते हैं। इतना कहकर कुंवर नयन ने शंखिता से मिलने से लेकर भाई दूज के टीका लगाने के दोपहर लंच तक की सारी बातें उन्हें सिलसिलेवार बतला दी और यह भी बता दिया कि वह कितने एग्रेसिव नेचर की है, किस तरह से उसने अपने सीईओ के भाई को कंपनी का एम्प्लॉय समझ लिया और सच सामने आने पर किस तरह से उनका गिरेबान पकड़ लिया था। ओहो, यह भी रोहिना और आपकी भाभी अनाहिता की ही कॉपी है। इतना कहकर नारायणी भी हंस पड़ी।
लेकिन मॉम, हम उन्हें कैसे कहें कि हम ही उनके खोए हुए फैमिली हैं और वह हमारी बहन और बेटी है। कुंवर नयन ने गंभीर होकर कहा, आप फिक्र ना करें, आपके डैड के जाते ही हम दोनों उज्जैन चलेंगे और पुरोहित जी से मिलकर आगे की प्लानिंग करेंगे। बस एक हफ्ता और फिर फिलहाल आपके डैड का ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस टूर रेडी है, उन्हें जाने दो। नारायणी ने कहा, ओके ठीक है, आप जैसा भी कहेंगे वैसा ही करेंगे। इतना कहकर नयन ने अपनी कलाई देखी जहां पर राडो की महंगी रिस्ट वॉच चमक रही थी। समीशा की फ्लाइट का भी टाइम हो गया था। दोनों ने अपने खाने पीने का बिल चुकाया और वापस एयरपोर्ट में आकर एग्जिट गेट पर खड़े हो गए। करीब आधे घंटे बाद समीक्षा अपने बच्चों के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकली तो इन दोनों को देखकर खुश होते हुए इनकी तरफ बढ़ती चली आ गई। कुछ ही देर बाद सभी अपनी एसयूवी में बैठे मड आइलैंड वाले अपने बंगले की तरफ निकल गए। महल स्वर्णगढ़ी में डिनर के बाद कुंवर आदित्य प्रताप अपने चचेरे भाइयों के साथ पीछे देखे बिना उठकर चले गए। उस समय मालिनी रानी मां तेजस्वी राज और उनकी देवरानियों के साथ बातें कर रही थी। उसे मालूम ही न चला कि कब कुंवर आदित्य प्रताप अपने चचेरे भाइयों के साथ वहां से गायब हो गए। चंदा, राजकुमारी जी को उनका गेस्ट रूम दिखा दीजिए, वे वहां पर रेस्ट कर लेंगी। काफी देर बातें करने के बाद रानी मां ने अपनी नौकरानी को बुलाकर कहा, जी रानी मां, आइए राजकुमारी जी। चंद ने अदब से झुकते हुए कहा और आगे आगे चलने लगी। आपके कुंवर आदित्य प्रताप सिंह कहाँ हैं? मालिनी ने गलियारे में चलते हुए चंदा से पूछा। हमने उन्हें अपने भाइयों के साथ महल से बाहर जाते हुए देखा था, वे सब एक जीप में बैठकर कहीं गए हैं, चंदा ने जवाब दिया। चंदा उस वक्त बाहर बरामदे में ही थी जब उसने कुंवर भाइयों को जाते हुए देखा था। फिर हम यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मालिनी खुद से बड़बड़ाई। जी कुछ कहा आपने? चंदा ने जब मालिनी का बड़बड़ाते हुए सुना तो पीछे घूमकर बोली, नहीं, तुमसे कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में चंदा मालिनी को गेस्ट रूम में ले गई और दरवाजा खोल दिया जिससे मालिनी अंदर चली जाए। मगर मालिनी अंदर नहीं गई। उसने चंदा से कहा, अब तुम यहां से जाओ, हम खुद दरवाजा बंद कर देंगे। जी राजकुमारी जी, बेहतर है। चंदा अदब से झुकी और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके चली गई। मालिनी ने इधर उधर देखा, फिर उसने अपने ड्राइवर को फोन करके गाड़ी पोर्च में लाने को कहा और खुद भी महल के दूसरी तरफ की सीढ़ियों को जल्दी जल्दी फरलांगते हुए नीचे उतरी और पोर्च की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर गाड़ी पोर्च में ले आया था और उसका इंतजार कर रहा था। रॉयल क्लब चलो, इतना कहकर वह आगे पैसेंजर सीट में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रॉयल क्लब एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही वहां पर जाते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। मालिनी को आशा थी कि अवश्य ही यह सारे भाई लोग वहीं पर गए होंगे। रॉयल क्लब पहुंचने के बाद उसने पार्किंग में इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर कुंवर आदित्य प्रताप की गाड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। उसने फिर सोचा, हो सकता है गाड़ी वापस चली गई हो और कुंवर साहब अंदर हो। मालिनी क्लब के अंदर चली गई और कुंवर आदित्य प्रताप को ढूंढने लगी। कुंवर आदित्य प्रताप तो अपने भाइयों के साथ स्वर्णगढ़ी के शाही बागीचे में आ गए थे, जहां पर कुंवर रवि प्रताप ने नाच गाने का अच्छा बंदोबस्त करवा दिया था। सभी नाच गानों का आनंद लेने लगे। अब शंखिता को पहले जैसे भयानक सपने नहीं आते थे, जिसमें वो मंदिर के प्रांगण में होती पूजा या फिर लड़ाई झगड़े और फिर अचानक उसका अपने परिवार से बिछड़ जाना,
रोते रोते गिर जाना, बेहोश हो जाना, इस तरह के सपने देखती थी। मगर अब ये सपने नहीं आते। अब उसे दूसरे सपने आने लगे हैं, जिसमें वह कुंवर नयन के और अपने परिवार के बीच में खड़ी है और दोनों ही उसे खींच रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता वह किस तरफ जाए। एक तरफ कुंवर नयन का परिवार खड़ा है और दूसरी तरफ श्रीमती राव का परिवार। शंखिता बीच में खड़ी है और दोनों परिवार ने शंखिता का हाथ थाम रखा है। शंखिता को समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस तरफ जाए। दोनों ही उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसी खींचातानी में अचानक उसको लगा कि अत्यधिक खिंचाव से उसका हाथ दर्द करने लगा है। वह छटपटाने लगी, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। शंखिता चिल्लाने लगी। शंखिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर श्रीमती राव की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई और शंखिता को आवाज देने लगी। थोड़ी ही देर में शंखिता की नींद खुली तो उसने देखा वह पसीने से भीगी हुई है और उसका गला सूख रहा है, सांसें उथल पुथल हो रखी है। क्या फिर से वही सपना देखा है तुमने? श्रीमती राव ने पूछा। मॉम, इस बार सपना दूसरा था। कुंवर नयन। इतना कहते ही शंखिता रुक गई। उसे समझ में नहीं आया वह क्या कहें। वह नहीं चाहती थी कि श्रीमती राव को पता चले कुंवर नयन ही उसके सगे भाई है और वह उनकी खोई हुई बहन है। हाँ बोलो बेटा, कैसा था सपना? श्रीमती राव ने शंखिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मॉम, कोई हमें आपसे छीन कर ले जा रहा था, इसीलिए हम डर गए थे। शंखिता ने बात बदल दी और श्रीमती राव के सीने से लग गई। लेकिन तुम तो अभी कुंवर नयन का नाम ले रही थी, श्रीमती राव ने कहा। मॉम, वो दूसरी तरफ खड़े थे और देख रहे थे सपने में, शंखिता ने कहा। चलो ठीक है, फिर तुम घबराओ नहीं, आओ मेरी बाहों में सो जाओ। श्रीमती राव ने शंखिता को अपने सीने से लगा लिया और दोनों सोने की कोशिश करने लगे। देर रात सपने की वजह से नींद उथल पुथल हो गई थी, इसीलिए सुबह शंखिता की नींद जल्दी नहीं खुली। जबकि श्रीमती राव उठकर अपना नित्यक्रम निपटाने के बाद बैठे हुए टीवी देख रही थी। साथ ही शंखिता का भी इंतजार कर रही थी कि वह कब उठेगी। शंखिता उठी और उसने मोबाइल की तरफ देखा। 9 बज रहे थे। वह उछलकर बेड से नीचे उतरी। ओ माय गॉड, आज फिर लेट हो जाऊंगी ऑफिस में। और वह खड़ूस सीईओ अपनी घूरती हुई नजरों से मुझे खाने की कोशिश करेगा। इतना कहकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। जल्दी जल्दी नहाकर तैयार होकर शंखिता नीचे आई तो 9:30 बज चुके थे। उसने नाश्ता और लंच पैक किया, टिफिन उठाया और अपनी बाइक पर बैठकर ऑफिस की ओर रवाना हो गई। हमेशा 9:30 पहुंचने वाली आजनी संदेह 10 बजे ऑफिस पहुंचेगी। वैसे भी वह खड़ूस सीईओ तो अपने घर गया है, इतनी जल्दी नहीं आएगा। चिंता की बात नहीं है। खुद से बड़बड़ाई और उसने ऑफिस पार्किंग में बाइक पार्क कर दी। दौड़ती भागती लिफ्ट तक पहुंची और बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर जाते जाते रुक गया और खुल गया। वह जल्दी से अंदर घुसी और तेज तेज सांसें लेने लगी। तभी उसकी नजर कुंवर अंशुल प्रताप पर पड़ी, जो लिफ्ट के अंदर सामने ही नजर आ रहे थे। अरे आप गए नहीं थे क्या अपने घर? शंखिता ने अपना बैग संभालते हुए कहा। गए थे, वापस आ गए, धीरे से कहा उन्होंने। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? गले में कुछ फंस गया है क्या? अकेले आए हो या अपने खड़ूस सीईओ भाई साहब को भी लेकर आए हो? इतना कहकर उसने दूसरी तरफ देखा तो जड़वत रह गई। सामने कुंवर आदित्य प्रताप उसे घूर घूर कर देख रहे थे।
शंखिता ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और अपने कान पकड़कर उनकी तरफ देखकर सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। कुंवर आदित्य प्रताप ने उसके गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वैसे ही घूर घूर कर देखते रहे जब तक कि लिफ्ट रुक नहीं गई। शंखिता उनकी आंखें देखकर डर गई थी। वह चुपचाप सिकुड़कर एक तरफ खड़ी हो गई और उनकी तरफ पीठ कर लिया ताकि वह उनका चेहरा ना देख सके। उसे अपनी पीठ पर अभी भी दो घूरती हुई आंखें महसूस हो रही थी। जैसे ही लिफ्ट रुकी, शंखिता ने अपना बैग संभाला और बिना किसी का इंतजार किए दरवाजा खुलते ही पिस्तौल से निकले गोली की तरह भागी वहां से। उसके जाते ही कुंवर आदित्य प्रताप हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया ताकि कुंवर अंशुल प्रताप उन्हें ना देख सके। छोटे कुंवर, यह लड़की आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात क्यों करती है? कुंवर आदित्य प्रताप ने अपने ऑफिस में पहुंचकर अपनी सीट पर बैठे लैपटॉप को ऑन करते हुए कहा, जी वह पहले हमें एम्प्लॉय समझती थी, इस वजह से हमें इस तरह से ट्रीट करती हैं। कुंवर अंशुल ने अदब से उनसे बात करते हुए कहा, और आपको इन्होंने हमारा भाई कब समझा? जी एक दिन यह हमारे दोस्त के साथ कॉफी पीने गई थी जो इनके भाई लगते हैं, वहां पर हम दोनों मिल गए। बस तभी पता चला उन्हें कि हम एम्प्लॉय नहीं बल्कि आपके भाई हैं। बहुत गुस्सा हुई थी हमारे ऊपर जब उन्हें पता चला कि हम यहाँ कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है बल्कि। इतना कहकर कुंवर अंशुल प्रताप चुप हो गए। उनकी आंखों के आगे शंखिता का उनका गिरेबान पकड़ना और धक्का देना याद आ गया। दूर रहिए उनसे, समझे आप? कुंवर आदित्य प्रताप गंभीर शब्दों में बोले। लेकिन हमने किया क्या? सिर्फ बात ही तो करते हैं। वैसे भी स्टाफ के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ना? कुंवर अंशुल प्रताप ने उनकी तरफ देखकर कहा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जो हमने कहा है उस पर ध्यान दीजिए। अब आप जाकर अपना काम करिए। गंभीर शब्दों में कुंवर आदित्य प्रताप ने उन्हें आदेश दिया। कुंवर अंशुल प्रताप चुपचाप उनके ऑफिस से सिर झुकाए निकल गए। इंटरकॉम की घंटी बजते ही शंखिता ने वह रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ कुंवर अंशुल प्रताप थे। मिस राव, क्या हमारे लिए आप लंच लाई हैं? कुंवर अंशुल प्रताप ने फोन पर पूछा। हाँ भुक्कड़, मैं आपके लिए 2 पराठे और सब्जी लेकर आई हूँ। यहाँ आकर अपना हिस्सा ले जाओ। मेरे पास काम ज्यादा है, मैं कैंटीन में नहीं जा पाऊंगी। अरे लंच टाइम तो खाने के लिए होता है, आप अपना लंच क्यों स्किप कर रही है? कुंवर अंशुल प्रताप ने कहा, आप ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करिए। चुपचाप से अपने हिस्से का पराठा और सब्जी ले जाइए। इतना कहकर शंखिता ने फोन रख दिया। यह लड़की कभी मीठा नहीं बोल सकती, कुंवर अंशुल प्रताप ने खुद से कहा और अपने भाई कुंवर आदित्य प्रताप की निगाहों से बचते बचाते हुए उसके केबिन की तरफ बढ़ गए। मुंबई में कहाँ थे आप? कुंवर समर ने डाइनिंग टेबल पर आते ही कुंवर नयन से पूछ लिया। इस समय सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर का इंतजार कर रहे थे। गुड इवनिंग डैड। हम अपने दोस्त के साथ उनकी बहन की सगाई में हेल्प कर रहे थे, कुंवर नयन ने नारायणी की तरफ देखते हुए जवाब दिया। कहाँ थी सगाई? कुंवर समर ने फिर पूछा। जी दिल्ली में। आप क्या पुलिस वालों की तरह पूछताछ कर रहे हैं? क्या आपको हम पर यकीन नहीं है? नारायणी ने बीच में बात काटते हुए बोला। स्वीट हार्ट, हमें आपकी बात पर पूरा वर्क यकीन है, लेकिन हम क्या इनसे पूछ नहीं सकते हैं? यह तो एक रूटीन क्वेश्चन है जो हमने इनसे पूछ लिया।
बातचीत शुरू करने का कोई बहाना भी तो चाहिए ना, कहकर उन्होंने नारायणी को बड़े प्यार से देखा और अपने होठों को गोल करके हल्का सा फ्लाइंग किस का इशारा किया। अनाहिता और समीक्षा दोनों की निगाहें कुंवर समर और नारायणी पर थी। वे दोनों कुंवर समर को इस तरह करते हुए देख मुस्कुराई। अब क्या आप दोनों हमारे मॉम डैड पर नजर लगाएंगी, जो इस तरह घूर घूर कर देख रही हैं? कुंवर नयन ने अनाहिता और समीक्षा से कहा, सीखिए, अपने डैड से सीखिए, अपनी पत्नी से कैसे प्यार से बातें करते हैं। समीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हम आपसे प्यार से बात नहीं करते? कुंवर नयन ने फिर पूछा, अपने डैड की तरह नहीं करते हैं एना दीदी तो फिर भी ठीक है, क्योंकि बड़े भाई साहब में डैड की झलक आती है तो वे शांत हैं डैड की तरह। आप तो बुझा कोयला हो जो जरा सा भी हवा लगे जलना शुरू हो जाता है। समीक्षा ने फिर कहा, बिल्कुल सासू मॉम की तरह। अनाहिता ने धीरे से समीक्षा के कान में कहा और सीरियस होकर बैठ गई। और समीक्षा तो मुंह बंद करके हंस पड़ी। तुम दोनों हमारे हस्बैंड पर नजर लगाने के लिए बैठी हैं क्या? चुपचाप से अपना डिनर करिए और यहां से उठिए जल्दी से। नारायणी ने अपनी दोनों बहुओं को हड़काते हुए कहा तो कुंवर नमन और कुंवर नयन हंस पड़े। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस कहानी का 20वां पार्ट आज शाम 7 बजे आएगा।